ओके बेटा, तो हमारी आज जो है फर्स्ट ईयर की क्लास जारी है। हमने 12.1 ख़त्म कर ली है। थोड़ा सा 12.1 पे मैं आज डिस्कशन करूँगा एंड 12.1 पे डिस्कस करते हुए इंशाल्लाह ताला मैं जो है आपको ले आऊँगा 12.2 पे। लेकिन उस सबसे पहले जो हम बात करना चाह रहे हैं वो आपसे बात करना चाह रहे हैं टेस्ट के मुताबिक। ये हमारा चौथा टेस्ट है जो कि 16 दिसंबर को होगा। नोटिफिकेशन मैंने आपको लॉन्च कर दिया है। इस टेस्ट में क्या क्या होगा, चैप्टर 12 है एंड डेरिवेशन ऑफ चैप्टर 10। नो डेरिवेशन ऑफ चैप्टर 12। चैप्टर 12 की डेरिवेशन एक ने कहा भी की नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कल से शुरू करेंगे। कल से मुराद अब नेक्स्ट वीक में शुरू करेंगे, अगली क्लास में है। तो चैप्टर 12 की कोई डेरिवेशन नहीं शामिल है, लेकिन चैप्टर नंबर हमारे 10 की डेरिवेशन शामिल है, क्योंकि आज इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 10 की डेरिवेशन एंड हो जाएगी। एक सवाल मैंने कहा चैप्टर 10 की डेरिवेशन से आएगा और बाकी सवाल क्या होंगे वो हमारे पास एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 12 तक। वो बच्चे ने सवाल पूछा कि जनाब जब तक चैप्टर 12 ख़त्म हो जाएगा, मुझे उम्मीद है चैप्टर 12 ख़त्म हो जाएगा और चैप्टर 13 भी आधा हो जाएगा। तो जब ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे उस वक्त 13वां चैप्टर भी हो चुका होगा। तो क्लियरिटी के साथ कह रहा हूँ डेरिवेशन आएगी। अच्छा, डेरिवेशन के मुताबिक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैंने लिखा है एक डेरिवेशन का क्वेश्चन है। मैंने ये नहीं लिखा डेरिवेशन की तादाद कितनी होगी। मुमकिन है मैं एक क्वेश्चन में 3 डेरिवेशन दे दूँ। एक ने कहा जी चैप्टर 10 की 3 डेरिवेशन। बेटा हाँ, टेंजेंट ऑफ माइनस बीटा छोटी सी डेरिवेशन है, साइन ऑफ 2 थीटा छोटी सी डेरिवेशन है, एंड देन इसी तरह आज मैं जो प्रोडक्ट टू सम की डेरिवेशन करवा रहा हूँ वो भी इंतहाई छोटी सी है। जब छोटी छोटी डेरिवेशन है तो मैं 2-2 नंबर की जो है 3 डेरिवेशन पूछ सकता हूँ। कुछ बड़ी हूँ जैसे साइन थीटा बाई 2 इस तरह की, वो मैं 3-3 नंबर के लिए पूछ सकता हूँ। और बहुत बड़ी डेरिवेशन जिसमें बिल्कुल तुमने सही कहा फंडामेंटल लॉ है हमारा, तो मैंने क्लियर कहा है कि एक डेरिवेशन का क्वेश्चन होगा चैप्टर 10 का। मैंने कहीं आपसे ये नहीं कहा कि डेरिवेशन एक होगी। तो ये तो मैंने टेस्ट के हवाले से आप लोगों को क्लियरिटी दे दी है। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो ये है कि पहले डेरिवेशन कर लें। किस चीज़ की डेरिवेशन कर लें? प्रोडक्ट टू सम की। प्रोडक्ट टू सम का पहला फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट टू सम का पहला फॉर्मूला क्या था? साइन एल्फा कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। अब तुम इतने सीनियर हो चुके हो, चैप्टर 10 की डेरिवेशन करते करते तुम्हें खुद अंदाजा होने लगा कि इसके प्रूफ में क्या होना शुरू होगा। बिल्कुल ठीक कहा हमने। वी नो साइन एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? साइन एल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा। और साइन एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? साइन ऑफ एल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस माइनस कॉस ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा। अगर इन दोनों फॉर्मूलों को मैं देख रहा हूँ ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं इन दोनों फॉर्मूलों को। क्या फॉर्मूले ऐड हो जाएंगे? हो जाएगा साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 साइन एल्फा कॉस ऑफ एल्फा। एंड यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ एल्फा कॉस ऑफ बीटा विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा। और फाइनली इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एल्फा कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन
अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन इंटू नहीं है प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, हैंस प्रूफ्ड। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है, दूसरी डेरिवेशन हमारे पास क्या आ रही है, वो दूसरी डेरिवेशन हमारी है साइन नहीं है कॉस में, कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। वी नो क्या क्या फॉर्मूले में मालूम है, बिल्कुल ठीक है, दोनों फॉर्मूले लिख देते हैं। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। बहुत आसान फॉर्मूले हैं, एंड इन दोनों में मैंने ये देखा कि बीच में प्लस है तो मैंने कहा दोनों को ऐड कर दिया गया, एंड ऐड करा तो क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो गई टर्म्स आपस में, और यहाँ क्या बच गया 2 कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, और इसको यूँ लिख दिया जाए तो कोई नहीं है 2 कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा cos of alpha plus beta plus cos of alpha minus beta, and 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos alpha cos of beta is equals to 1/2 cos alpha plus beta plus cos alpha minus beta, हैंस प्रूफ्ड। तो 3 डेरिवेशन है, जैसे कल 4 डेरिवेशन थी एक ही टाइप की थी, आज ये 3 डेरिवेशन और तीनों लगभग एक ही तरह की हैं। तो ये हमने सेकंड वन ड्राइव कर ली, एंड द लास्ट वन ड्राइव कर लें। क्या है लास्ट वन है हमारे पास, साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 प्रॉब्लम आ रही है क्या, 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। वी नो कॉस अल्फा एक ही जैसी हैं, एक को याद करोगे दूसरी खुद ब खुद, लेकिन याद करोगे तो इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, प्लस है प्लस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, एंड इन दोनों को मैंने क्या करना है ऑन सब्ट्रैक्शन, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लिख पाएंगे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा
माइनस बीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू -2 साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। एंड इसको चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, -2 साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड 1 अपॉन साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -12 cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा हेंस प्रूफ तकरीबन एक जैसी। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, देन मैं आगे बढ़ूँगा। जो सेकंड डिस्कशन मैं करना चाह रहा हूँ इन्हीं डेरिवेशन के हिसाब से। पहले मुझे ये बताओ कि a इंटू बी और b इंटू ए में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखना अरिथमेटिक में कोई फ़र्क नहीं है, a इंटू बी और b इंटू ए एक ही चीज़ है। अब सुनते हैं ना, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉर्मूला भी जो ड्राइव किया था थोड़ी देर पहले, साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला ड्राइव किया। अब बुक में एक फॉर्मूला और भी दिया हुआ उन्होंने, वो फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मैंने इस फॉर्मूले को बुक वालों की लिफ्ट ही नहीं करा, इस फॉर्मूले को मैंने सिर्फ तुम्हारी बुक में देखा है, बाकी किसी बुक के अंदर नहीं देखा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। तुमने कहा सर यहाँ तो कॉस अल्फा, बेटा एंगल तो कुछ भी ले लो, मतलब कहीं पे लिखा हुआ हो कॉस ऑफ गामा और साइन ऑफ थीटा, तो इट कैन बी रिटेन नेक्स्ट पेज में क्या होगा, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ गामा एंड फॉर्मूला लग जाएगा 1/2। क्या फॉर्मूला था, साइन थीटा प्लस गामा प्लस साइन थीटा माइनस गामा फॉर्मूला। तो बड़े बहुत प्यार से लग जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है, जब कब है यहाँ के अंदर। तो बुक वालों ने ये फॉर्मूला दिया, ये सिर्फ तुम्हारी बुक में मैंने ये फॉर्मूला देखा है। मैंने आज तक किसी ट्रिग्नोमेट्री की बुक में ये फॉर्मूला नहीं देखा, बल्कि मैं दावे से कह रहा हूँ हमारे पंजाब की बुक में भी ये फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए ना मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया, ना मैंने फॉर्मूला याद करवाया। जो रिजल्ट इस फॉर्मूले से आ रहा है वही रिजल्ट इससे आएगा। बच्चे ने कहा जी माइनस से कोई झगड़ा नहीं, तुम करके तो देखो, सेम रिजल्ट तुम्हारे पास रहेगा। तो एक फॉर्मूला मैंने कम करवा दिया कि भाई ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। होमवर्क के हवाले से एक चीज़ छोटी सी मैं डिस्कशन और कर लूँ फिर। अब वो मसलन हमारे जो एक्सरसाइज कौन सी थी 12.1, ये जितनी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 12.1 में नहीं, पूरे चैप्टर 12 में, ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है। यह क्यों अप्रॉक्सीमेट होती है, जैसे कॉस ऑफ 73.69 डिग्री की वैल्यू आ रही है 0.4128638712। अब ये तो पूरी वैल्यू नहीं लेते हो तुम, इसमें से क्या करते हो, शुरू के 4 डिजिट पे इस वैल्यू को कट कर देते हो। अब ये जो तुमने छोड़ी है वैल्यू, कि कोई ना कोई वैल्यू तो है, अब ये वैल्यू आगे हमारे आंसर पे असरअंदाज होती है। तो ये कहते हैं कि जो भी आंसर आ रहा है इन सवालात का 12.1 के, ये लगभग आ रहा है, एंड 12.1 नहीं, पूरे चैप्टर 12 में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है। क्या मतलब, तुम्हारा ए की वैल्यू फाइनल निकल के आनी थी
97.364848 ये वैल्यू आनी थी। अब तुम जो आंसर निकाल लो वो निकल रहा है 96.9343। इसका मतलब लगभग आंसर ये है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट चलेगा। मुमकिन है तुम्हारा आंसर आ रहा हो, वो क्या आ रहा हो, a इज इक्वल टू 97.91235 आ रहा हो तुम्हारा आंसर। इसके राउंड में आ रहा है। अगर तुम्हारा आंसर खुशकिस्मती से पूरा आ जाए तो ठीक है, खुदा का शुक्र अदा करो, लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल है। अब इसमें हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट आंसर में लगभग, अप्रॉक्सीमेट, लगभग की कोई तारीफ नहीं है, लगभग की कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितना एरर अलाउ होगा और कितना एरर अलाउ नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं तकरीबन तकरीबन। अब देखना, अगर तुम्हारा जवाब तो सी है और सी का जवाब है 69834936.1213, ये जवाब है। अब देखो ये आंसर है लाखों का, इसमें लगभग हज़ारों का अलाउ होगा। यानी किसी बच्चे ये आंसर आने के बजाय किसी बच्चे का आंसर आ रहा है सी इज इक्वल्स टू 69834930.1417। अब ये आंसर एग्जैक्टली बहुत करीब है। तो लगभग की कोई डेफिनेशन नहीं है, अप्रॉक्सीमेट आंसर करीब करीब आ रहा होता, एक्सेप्ट कर लिया था। वो बच्चे ने सवाल उठाया कि इतना आंसर मेरा एरर आ रहा है और मैं कर रहा हूँ, तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। एग्जामिनर को भी मालूम है कि अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या बनेगा। हाँ, तुम वैल्यू खुदा न करे गलत कोई ले लो, कैलकुलेटर पे गलत वैल्यू इनपुट कर लो, तो वो तुम्हारे आंसर ज़्यादा जो है चांसेस नहीं है सही में एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो अबाउट अप्रॉक्सीमेट चलता है। तो ये हर साल चैप्टर 12 के अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि बच्चा जो है पजल रहता है। बिल्कुल पजल होने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट आंसर है। अभी एक चीज़ और मैं बात कर लूँ होमवर्क के अलावा हवाले से, एक्सरसाइज जो मैंने हैंडल करी है तुम्हारे साथ 12.1 होमवर्क के हवाले से जो हम देख रहे थे, वो बच्चा मुझसे कहने लगा कि कब किलोमीटर लेना है, कब मीटर लेना है। बेटा ये कोई S=R थीटा का सवाल नहीं है जो आपको चेंज करना है, ये तो लेंथ का है। अगर उसने सवाल के अंदर किलोमीटर की लेंथ दी हुई है, सवाल के अंदर किलोमीटर की लेंथ दी है, तो आपका यूनिट ऑफ मेजर किलोमीटर चलेगा। और अगर आपको उसने सवाल के अंदर जो है यूनिट ऑफ मेजर जो है वो किस में दिया हुआ, आपको मीटर में दिया है, तो मीटर में चलेगा। कोई आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती इन सवालों में। उस पर बच्चा कहने लगा कि दो लेंथ दी हैं, एक जो है सेंटीमीटर में और एक मीटर, नामुमकिन। अगर लेंथ दी है तो सेम यूनिट के अंदर देगा। इन सवालों की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी सवालों की बात कर रहा हूँ? 12.1, 12.2, 12.3, वहाँ पे कोई कन्वर्जन की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी चीज़, बच्चे ने कल मुझसे सवाल उठाया कि जनाब राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये जो है हमारे पास बेस होता है। अब बच्चे का सवाल ये है कि हम कब टेंजेंट यूज़ करेंगे, कब हम साइन यूज़ करेंगे, कब हम कॉस यूज़ करेंगे। देखो सीधी सीधी बात है, अगर उसने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है तो हम टेंजेंट यूज़ करेंगे। उसने बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है तो हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे? हम जो है साइन कॉस यूज़ करेंगे। और अगर उसने हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दी है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? ये। इनके रेसिप्रोकल नहीं यूज़ करेंगे। क्या मतलब कि जनाब आप कहें हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, वो नहीं यूज़ करेंगे, वो यूज़ नहीं करेंगे कॉसेक थीटा। हम जो है इनके रेसिप्रोकल नहीं यूज़ करेंगे। अब वो बच्चा कह रहा मैं कैसे पहचानूंगा कि परपेंडिकुलर बेस? बेटा ये लॉजिक है, समझ बूझ है। मसलन एक सवाल मुझे याद आ रहा है, तुम्हारे उसके अंदर था
आज जो तुमने होमवर्क किया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात तो मैंने पहले कही ना, अगर तुम थोड़े से वीक स्टूडेंट हो, सबसे पहले राइट ट्रायंगल बना लो, क्योंकि राइट ट्रायंगल जरूर बनेगा 12.1 में, और ये 90 का एंगल बना लो। अब इसमें सी डी का जिक्र हो रहा है, तुम्हारे ख्याल से सी डी क्या होगी? ए बी होगी कि कहाँ होगी सी डी? लाजमी तौर पे सी डी ज़मीन पे लेटी हुई नहीं है। अगर ज़मीन पे लेटी हुई है तो उसका जिक्र ही हम गलत कर रहे हैं। सी डी इस तरह कभी लगी हुई तुमने नहीं देखी, खुदा न करे ऐसी सीढ़ी लगाओ तो आदमी फट से टपक जाता है, गिर जाता है। तो लाजमी तौर पे लैडर ये है आपके पास, हाइपोटेन्यूज पे मौजूद है। अब ये जब सीढ़ी लगाई जाती है, अब ये बात है ना तुम लोगों के तजुर्बे की, जब सीढ़ी लगाई जाती है उस पर कोई शख्स चढ़ रहा होता है तो कोशिश करते हैं सीढ़ी को बेस से दूर रखें ताकि इसका फिसलने का इम्कान कम हो जाए। तो अब ये क्या है, ये बेस इन्वॉल्व होगा, तो सीढ़ी के साथ कौन नहीं इन्वॉल्व होगा? परपेंडिकुलर नहीं इन्वॉल्व होगा इस सिचुएशन में। इसमें हाइपोटेन्यूज बेस एंड हाइपोटेन्यूज बेस को सेक थीटा करके ना लिख देना खुदारा कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन इसको सीधा सीधा लिखो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो प्लीज जो है, अब ये चीज़ें जो है तुम जो सवाल पूछे गए कि जी सीढ़ी कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें क्या थी? ये सारी चीज़ें ये थी कि आप क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.1 में वो इस तरह की कुछ बता रहा है कि एक पायलट अपने जहाज़ के साथ 1200 मीटर की बुलंदी पे, और उसके बाद जो है वो ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एयरपोर्ट टू बी 30 डिग्री। ये पहले से कि हम फिगर बना लें, पायलट लाजमी तौर पे सीधी जगह पे वाक़ होगा, 90 का एंगल बन रहा होगा, और ये हमारे पास जो है ए बी जो है वो हमारी हाइट है, 1200 मीटर है ए बी की। मीटर है। अच्छा, अब क्या हुआ? उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना चाह रहा है वो। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बता रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नपेगा और 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है। अब उसके बाद जब जारी बात है, आप जब एयरपोर्ट के करीब पहुंचते हैं 1200 मीटर की बुलंदी पे, तो आपको थोड़ी दूर पे फासले पे क्या नज़र आ रहा था? टाउन नज़र आ रहा था। टाउन को हमने डी कह दिया, पॉइंट जो है टाउन का डी ले लिया, और जनाब डी से सी ये टाउन है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से जो देख रहा है वो बन रहा है हमारे पास 20 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देखने को जो एंगल कहते हैं दैट इज डिप्रेशन कहलाता है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने कल भी कहा था, अच्छी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन दिखा सको। अब मैंने दिखाए, ठीक है, वर्टिकल एंगल वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्योरम बताती है कि यही एंगल नीचे बन जाएगा 30 डिग्री का सी पे, और इसी तरह 20 डिग्री का एंगल डी पे बन जाएगा। अब वो बच्चे ने कल सवाल पूछा कि अगर मैं ये ना दिखाऊं, वो मसला नहीं है, थोड़ा सा कमज़ोर हो तो दिखाओ यार, क्यों नहीं दिखा सकते? इसमें ऐसी क्या उलझन आ रही है तुम्हें? अब इसमें बताते चलें कि कौन सी चीज़ क्या है। ए बी जो है वो हाइट ऑफ द एरोप्लेन है, और उसको हमने 1200 इक्वल्स टू 1200 मीटर्स है। देन उसके बाद हमारे पास बी सी क्या है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस between airport and the plane, horizontal distance है, और इसको कोई नाम देना है, इसको नाम दे देते हैं इज इक्वल्स टू x, नाम दे देते हैं x1, क्योंकि दो एक और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये पहले तो मैं दिखा दूं x1 कहाँ है। फिर एक और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास है, वो d से लेके c तक का, ये है डिस्टेंस बिटवीन द एयरपोर्ट एंड द टाउन, और उसको हमने क्या कहा हुआ है? अपने x2 कहने जा रहे हैं, तो नीचे लिख देते हैं DC किसके बराबर है? DC बराबर है डिस्टेंस बिटवीन द टाउन एंड एयरपोर्ट।
अब क्या करते हैं, पहले छोटा वाला राइट ट्रायंगल ले लेते हैं एंड छोटा राइट ट्रायंगल, मैंने कहा था राइट ट्रायंगल हो तो सबसे पहले छोटे को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए बी सी राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हमें जो है हाइट मालूम है और जो है हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है, तो टेंजेंट का फॉर्मूला लग रहा है टेंजेंट ए बी अपॉन टेंजेंट ऑफ बी सी, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 0.5774 और बी सी जो है 1200 है, और जो है ना हमारे पास ए बी 1200 है, बी सी x1 है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाफट हमने यहाँ से x1 को फाइंड कर लिया है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास दूसरा राइट ट्रायंगल बन रहा है। हमारे पास जो दूसरा राइट ट्रायंगल है उसका नाम हमने दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल होना चाहिए, उसका नाम हमने किया है ए बी एंड डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। अब यहाँ पे भी इस राइट ट्रायंगल में अगर गौर कर सकें हम, राइट ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद है 1200, और हमारा जो है बेस जो है पूरा डी बी डी है, जो कि है टेंजेंट 20 की वैल्यू है 0. बी डी जो है वाई है अपॉन, अच्छा सॉरी, ए बी जो है वाई है और बी डी जो है x1 प्लस x2 है, x1 प्लस x2 है, एंड यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और x2 की x1 की वैल्यू हमने निकाली थी पहले मरहले में, वो पुट कर देते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर, वो कितनी आई थी, चार डिजिट तक निकाल वैल्यू लिखते हुए थोड़ी सी उलझन होती है, क्या करा जाए। देन ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3639 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म से, ठीक है। एक्स की बगल वाली टर्म को एक तरफ कर लिया और देन उसमें से माइनस किया तो क्या आया 0.36, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x2 की वैल्यू क्या गई, एक दफ़ा हम फिर सवाल को रिकॉल कर लें, वहाँ पे स्लिप लगाना, क्या मालूम करना था, हमें मालूम करना था डिस्टेंस बिटवीन द टाउन एंड द एयरपोर्ट, और x2 अगर तुम्हें याद आए फिगर में अभी दिखाता हूँ, तो x2 जो है वो डिस्टेंस था जो टाउन से लेके एयरपोर्ट तक मौजूद है, और दिस मच मीटर। इसको लगाओ, यहाँ पे रखो और सवाल को दिखाओ। अब क्या मालूम करना था, सवाल फिर मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, मैं फिगर को सामने रख दें,
मैं पढ़ रहा हूँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन एंड द एयरपोर्ट, तो ये BD फाइंड करना था हमें। तो BD डायरेक्ट नहीं निकल सकता था, BD के लिए पहले मुझे जाके अपना BC निकालना पड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में, एंड देन दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल करें। इसमें बास टीचर यह काम करते हैं कि बजाय वो x2 लेने के वो पूरा डिस्टेंस BD को क्या ले लेते हैं, Z ले लेते हैं और वो Z निकालते हैं, और जब उनका Z निकल के आ जाता है देन Z में से वो क्या माइनस कर देते हैं, x1 माइनस कर देते हैं, तो इसका उनको x2 मिल जाता है। तो अगर तुम में से किसी ने इस तरह किया तो रॉन्ग नहीं है, वो भी एक मेथड है, ये भी तरीका, बात दोनों की सेम है। तो ये सवाल एक दफ़ा पूरा नज़र में, ठीक है, हो गया। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हाँ चलो तुम लोग, ये पूरा सवाल तुम्हें एक नज़र में डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, बस एक नज़र में ये सवाल पूरा का पूरा तुम्हारे पास व्यू में आ जाए। कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 6 है। एग्ज़ाम में अमूमन इस टाइप के सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 वगैरह में दिए हैं, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई, नहीं एक्सरसाइज एंड हो गई। एक्सरसाइज 12.2 की तरफ हम चलते हैं। इसको हटाओ वाइट पेजेस को। 12.2 एक ट्राइंगल से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो ज़रा एक ट्राइंगल बना लें। अच्छा, 12.1 में ज़रूरी था कि ट्राइंगल में 90 का एंगल हो। अगर लेट्स सपोज अगर 90 का एंगल ना हो तो ट्राइंगल कैसा होगा, तो उसको बना के देखते हैं। अगर 90 का एंगल ना हो तो ट्राइंगल कैसा होगा, वो हम ज़रा उसको बना के देखते हैं, और इसको लेबल करते हैं, ABC नाम देते हैं। कोई भी वर्टेक्स को A कह दो, किसी को B कह दो, किसी को C कह दो। अब तक देखना, इस ट्राइंगल में कोई एंगल 90 का नहीं है। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड कन्फिगरेशन तय करते हैं हम। एंगल A को क्या कहेंगे, अल्फा। एंगल B को क्या कहेंगे, बीटा। एंगल C को क्या कहेंगे, गामा। इधर राइट पे लिखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमने ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगाई, टिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी नहीं। तो ये फॉर्मूला इस ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। ये फॉर्मूला हर ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। नाउ अगर हम इस ट्राइंगल में, अब इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कवानीन हैं, दो लॉज हैं। एक कहलाता है साइन लॉ, एक कहलाता है हमारे पास कोसाइन लॉ। तो मैं साइन लॉ लिखने जा रहा हूँ, देखते हैं साइन लॉ कैसे लिखा जाता है। लेकिन पहले साइडें दिखा दो। ए के सामने वाली लेंथ को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाली लेंथ को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये c स्मॉल c। तो ये याद रखना 6 चीज़ें हैं, 3 एंगल अल्फा बीटा गामा और 3 साइड्स A B C। अब पहला फॉर्मूला है साइन लॉ। साइन लॉ तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। हम मैथमेटिक्स का टॉपिक है, अब ऑफिशियली मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। A अपॉन साइन अल्फा, B अपॉन साइन बीटा, C अपॉन साइन गामा। अगर चाहो तो इसको रेसिप्रोकल भी करके भी लिख सकते हो। क्या मतलब, साइन अल्फा अपॉन A सी। अब देखो, बच्चा शायद एतराज करे कि सर आपने एक लाइन में दो इक्वल्स टू, ये हकीकत दो इक्वल्स टू नहीं होते। कैसे होता है आप देखते हैं ना। पहली फॉर्मूले में ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। थोड़ा सा स्पेस दे दो यहाँ पे, क्या लिख दें आप, बी अपॉन साइन बीटा सी अपॉन साइन गामा। स्पेस दे दें थोड़ा था इसी जगह पे, हाँ लिख लो। गामा, और इनके रेसिप्रोकल भी नीचे लिख लेते हैं। पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ।
जस्ट उनको उलट के मैं लिख रहा हूँ, बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ तो सुनना। हकीकत फॉर्मूले ये आखिरी 2 लाइन में लिखें, चाहे रेसिप्रोकल में। वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा ना, A/sin α, ये फॉर्मूला हाथी के उस दांत की तरह है जो हाथी के मुंह में नहीं होते, बाहर होते, नुमाइशी दांत। तो ये दोनों फॉर्मूले नुमाइशी दांत हैं, यानी इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। हकीकतन ये इस्तेमाल होंगे। अब तुम इसमें इन फॉर्मूलों में यूज करो। ये 6 फॉर्मूले बन गए, ये 1 2 3 और नीचे 1 2 3, ये 6 फॉर्मूले बन गए। एंड इक्वल्स टू देखो एक दफा आ रहा है, तो पूरा फॉर्मूला कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो साइन लॉ की ये फॉर्मेट है। इसी तरह मैं सामने चाहूंगा कोसाइन लॉ भी इधर लिख दो। कोसाइन लॉ बिल्कुल वही ट्रायंगल पे लगता है, जरा सा ऊपर से पोजिशन यूज करो, बिल्कुल ऊपर से। हाँ, लॉ ऑफ कोसाइन, ताकि एक ही पेज में आ जाए, बच्चे की आसानी रहेगी कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, क्या है A² इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक। पहले इसको समझो। अगर कोसाइन लॉ में कोई साइड A मालूम करनी है तो वो कहता है लेंथ ऑफ द साइड C मालूम हो, लेंथ ऑफ द साइड B मालूम हो, और उनके दरमियानी एंगल। अगर तुम फिगर में गौर करो, जो है अल्फा जो है उनका दरमियानी एंगल है, किनका, साइड लेंथ A और B का, उनका दरमियानी एंगल मालूम करा जाए। अगर दूसरा फॉर्मेट लिखें, B² इज इक्वल टू, कोसाइन लॉ की भी 6 फॉर्मेट है, जैसे साइन लॉ की भी मैंने 6 फॉर्मेट आपको दिखाई। बीटा, और तीसरी फॉर्मेट भी लिख लो, हाँ। अब ये देखो 3 फॉर्मेट हैं, यानी लेंथ A निकालना है तो उसके लिए आपको BC दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ। अगर आपको लेंथ B निकालना कोसाइन लॉ से तो आपको लेंथ A दिया हुआ, C दिया हुआ और बीटा दिया हुआ। तो इस तरह ये 3 फॉर्मेट है। और थर्ड साइड के लिए A दिया हुआ, B दिया हुआ और गायमा दिया हुआ। अब इनके एंगल की भी फॉर्मेट है। एंगल की फॉर्मेट क्या होंगी, नीचे लिखना शुरू कर दो, वो हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, हाँ, माइनस, एक्सलेंट, ठीक है। कॉस ऑफ गामा की क्या होगी, बीटा की क्या होगी, और कॉस ऑफ गामा की क्या आएगी, 2AC। ठीक है। अब एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन डालना है इस जगह पे, हाँ, कोसाइन लॉ से वर्टिकल लाइन, बस बस यहाँ पे, हाँ सही, और नीचे तक ले जाना जहाँ तक साइन लॉ चला गया, बस 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 बस। अब ये तुम्हें दिख रहा है कि एक फिगर पे हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जनाब अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसके एंगल और साइडें निकालने के 2 तरीके हैं, साइन लॉ भी है और कोसाइन लॉ भी। अब देखो टॉपिक है साइन लॉ, साइन लॉ में 6 फॉर्मूले। टॉपिक है हमारे पास कोसाइन लॉ, उसके भी 6 फॉर्मूले, 3 एंगल के और 3। अब ये फॉर्मूले जारी बात है, सारा गेम फॉर्मूलों का है। हमारा 10 चैप्टर की डेरिवेशन ख़त्म हुई है, तो हमारे चैप्टर नंबर 12 ने अंगड़ाई लेके उठ गया है कि अच्छा मुझे आ गया। तो फॉर्मूले तो मैथमेटिशियन का जेवर है भाई, बगैर इसके काम नहीं बनेगा। नाउ अब हम करते हैं डेटा क्वेश्चन। डेटा क्वेश्चन क्या होता है, कल जो आपने 12.1 में क्वेश्चन किए वो था वर्ड प्रॉब्लम थे। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, 12.2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी करवाए, लेकिन उससे पहले डेटा क्वेश्चन कराएं। तो पहले हम डेटा क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं और एक क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको क्वेश्चन को डिस्प्ले करें, ये जरूरत पड़ती है। ओके, अब वो सॉल्व द ट्रायंगल, डेटा उतार लीजिए। अब सॉल्व द ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डेटा क्वेश्चंस के अंदर फिगर नहीं बनती है। मैं रेफरेंस टू
12.1 कह रहा हूँ, 12.2 कह रहा हूँ, कहीं और मेरा कानून ना इस्तेमाल कर देना। डेटा में हमेशा 3 चीज़ें देंगे, 3 चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि ट्राइंगल में 6 चीज़ें होती हैं। तो 3 चीज़ों में मुमकिन हो सकता है तीनों लेंथ दे दें, तीनों एंगल पूछ लें, या जैसे यहाँ पे हो रहा है 2 लेंथ दे दी है और 1 एंगल दे दिया है, और क्या फाइंड करना है, वो 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सी की लेंथ निकालनी है, देन उसके बाद हमें बीटा एंगल मालूम करना है और गैमा एंगल मालूम करना है। ओके, अब ज़रा आगे चलने से पहले फॉर्मूलों पे रिकॉल करें कि फॉर्मूले क्या है। अब हमें ये नहीं मालूम कि जनाब साइन लॉ लगेगा कि कोसाइन लॉ लगेगा, हमें ये नहीं मालूम। और डेटा हमारे पास मौजूद है, ये डेटा हमारे पास मौजूद है। डेटा से पिक करा जाता है सवाल। जब तुम्हें फॉर्मूला सही तरह से रटा हुआ होता है तो डेटा से सवाल पिक किया जाता है। और कैसे पिक किया जाता है डेटा से सवाल, कि अब तुम देखो डेटा के अंदर ए दिया है, बी दिया है और अल्फा दिया। अगर पीछे चलें, सबसे पहले हम कोसाइन लॉ पे, कोसाइन लॉ में कहते हैं जनाब कि सी मालूम करना है, मिसिंग साइड जो इस वक्त है हमारी सब एग्जाम्पल के अंदर। तो सी का फॉर्मूले में जो है वो गामा भी आता है, और गामा नहीं है मेरे पास, तो इसलिए सी का फॉर्मूला तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। देन इसका कॉस गैमा के फॉर्मूले में चलते हैं। कॉस गैमा के फॉर्मूले में मुझे सी चाहिए होगा, कॉस बीटा के फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए होगा, कॉस बीटा का फॉर्मूला भी नहीं लग सकता क्योंकि उसके अंदर भी सी नहीं मालूम है। तो पहले तो देखना पड़ता है फॉर्मूले, या तो एक वक्त आता है जब आपकी मेमोरी में बस जाते हैं, जब तक नहीं बसते तो इसका फॉर्मूले एक शीट पे लिख लो ताकि, तो इसका मतलब ये चला कि कोसाइन लॉ तो स्टार्ट ही नहीं कर सकता इस सवाल को। अब हम पलट के आते हैं साइन लॉ पे। साइन लॉ में हमने देखा कि हमें ए भी दिया है, बी भी दिया है और अल्फा भी दिया है, तो साइन लॉ यूज करेंगे। अब साइन लॉ की 2 फॉर्मेट हैं, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा, और नीचे क्या फॉर्मेट दी हुई है, साइन अल्फा अपॉन ए इंटू साइन बीटा। दोनों फॉर्मेट में से जो चाहो तुम यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरी फॉर्मेट मुझे आसानी पैदा करेगी क्योंकि जो चीज़ अननोन है, एंगल अननोन है, वो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि दूसरी फॉर्मेट को यूज करूँ, तो चलते हैं। अब देखो, हम पहली फॉर्मेट भी यूज कर सकते थे, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू। पहली फॉर्मेट में भी हमें रेसिप्रोकल करने की कोफ्त होती, तो हमने इस फॉर्मेट को इसलिए यूज किया, हमें रेसिप्रोकल से बच गए। साइन 40 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर का बहुत यूज है 12th चैप्टर के अंदर। साइन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, साइन 40 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 15.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 15.2, सॉरी बेटा बोल गया मैं। ओके, एंड यहाँ से वैल्यू निकालते जाओ। साइन 40 की वैल्यू 0. अब जरा यहाँ रुकना, देखो हमारे यहाँ कहते हैं, यहाँ पे अगर तुमने देखा ना, एक लाइन में मैं जवाब लिख सकता था, मैं जस्ट दिखाता है वैल्यूज एंड मल्टीप्लाई करके। नहीं, हमारे एग्जाम में कहता है स्टेप दिखाओ, तो ये स्टेप 3 से 4 दिखाना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं करना है। अब बीटा निकालने के लिए इन्वर्स लिया जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स। अब वो इन्वर्स कैसे होता है, ये -1 इन्वर्स लिख दिया, यानी अब हम वैल्यू दे के एंगल मालूम कर रहे हैं। कैलकुलेटर में इन्वर्स का भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कैलकुलेटर में पहले इन्वर्स निकाल दूँ, फिर तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि कैलकुलेटर में इन्वर्स कैसे आएगा जिन बच्चों को नहीं आता। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर ले आ रहे हैं अपने डिस्प्ले पे, कैलकुलेटर ले आते हैं अपने डिस्प्ले पे, और कैलकुलेटर में आपको दिखाते हैं। कुछ भी नहीं कीजिए आप, इन्वर्स शिफ्ट के साथ यूज होगा, ठीक है, लिखिए शिफ्ट ऑफ साइन इन्वर्स आ गया लिखा हुआ, वेरी गुड। शिफ्ट ऑफ साइन इनवर्स आ गया 0.58 और ब्रैकेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये एंगल कितना आ गया 35
35.7029। अब इस एंगल में एक काम और भी हो सकता है। इस एंगल को हम डिग्री मिनट सेकंड में बांट सकते हैं। तुम सोचोगे कि डिग्री मिनट सेकंड और चेंज करना बहुत लंबा काम है, नहीं। कल जो तुमने फीचर इस्तेमाल किया उससे बहुत आसान हो जाएगा। लिखो बीटा इज इक्वल्स टू अच्छा ठीक है, ओके। अब हमने कैलकुलेटर पे क्या करना है, सामने कैलकुलेटर पे लिखा हुआ सब कुछ तुम्हारे सामने। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, DMS डिग्री मिनट सेकंड का बटन सिर्फ दबाना है, वही कल वाला बटन। देख जस्ट पुश करो, क्या आ गया, पढ़ो उसको। 35 डिग्री 41 मिनट। अब 41 पे डिग्री का निशान ना लगा देना, मिनट। और जो है 49 सेकेंड, 49 सेकेंड। देखने का 49 के आगे आ रहा है उसको भूल जाओ। 49 सेकेंड को जूम आउट कर लो थोड़ा सा बस, तो उससे आगे वाली चीज़ को भूल जाओ, उससे आगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने सुना नहीं या समझा नहीं वो DMS दबा लो। जिन बच्चों ने सुना नहीं, यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे बड़े आराम से 35.6970। यहाँ हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आखिरी स्टेप पे DMS का बटन दबाना है। DMS का बटन पुश कर दीजिए, आपका 35 डिग्री 41 मिनट एंड 49 सेकेंड्स आपके पास जवाब। बुक वालों ने जवाब जो है वो सिर्फ मिनट तक छोड़ा है, यानी कि 41 मिनट तक। तो हमने सेकंड में भी दे दिया, और तुम्हें डिग्री में देना है बिल्कुल दे सकते हो। एग्जाम में कभी ये लिखा नहीं आता गिव योर आंसर इन डिग्री मिनट सेकंड और गिव योर आंसर इन मिनट। तो ये हमने इनवर्स पहला निकाल लिया एंगल, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिलसिला चल रहा है। अब सवाल के दूसरे मरहले के लिए डेटा को चेक कर लें। सवाल के दूसरे मरहले के लिए डेटा को ज़रा चेक कर लें, हम कहाँ तक पहुँचे थे। याद रहे हमारे पास जो है वो एक एंगल दिया हुआ था और दो साइडें दी और एक एंगल निकाल दिया। फौरन मुझे याद आया, जब ट्रिग्नोमेट्री में दो एंगल मिल जाए, बीटा मिल गया और गामा मिल गया, तो तीसरा एंगल जो है वो ज्योमेट्री से निकलता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बड़ा काम का फॉर्मूला ही है, लोग इसको तब तवज्जो नहीं दे रहे थे। बड़ा काम का फॉर्मूला है तीसरे एंगल के लिए, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। वेरी गुड। और अल्फा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 40 डिग्री। अब यहाँ तवज्जो सुनना, मैंने जो बीटा की वैल्यू पुट की है वो डिग्री वाली पुट की है, कि यहाँ डिग्री मिनट सेकंड वाली पुट करता बहुत लंबा हो जाएगा पुट करना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर तो हम डिग्री में सब लेके चलेंगे। वो फाइनल आंसर को दिखाने के लिए हम DMS कर सकते हैं, माइनस इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा 75 पॉइंट, ठीक है। और गामा विल बी इक्वल्स टू माइनस का। अब देखना डिग्री में जवाब दे रहा, वो डिग्री में आ रहा, एंड DMS दबा दो, डिग्री मिनट सेकेंड। ठीक है, अभी हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली हैं। वो चीज़ें क्या फाइंड कर ली है, एंगल फाइंड कर लिया, एक जो है दो एंगल फाइंड कर लिए हैं। अब एक चीज़ हमारी आखिरी रह गई है, वो मिसिंग साइड रह गई है। कौन सी साइड रह गई है तुम्हें याद दिलाऊं, हमें C नहीं दिया था। अब ज़रा फॉर्मूलों को दोबारा देखते हैं, ये फॉर्मूले हैं, इसमें देखो कि C के लिए क्या होता है। पूरा लाओ, साइन लाओ, कोसाइन लाओ। पहले कोसाइन लॉ में, साइन लॉ में चेक करते हैं C के लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं। अगर मुझे C फाइंड करना है तो C के लिए मेरे पास फॉर्मूला जो है वो यहाँ मौजूद है, और C के लिए इसके बराबर में एक फॉर्मूला, दोनों में से जो यूज़ कर लो, क्योंकि B भी मालूम है, A भी मालूम है, अल्फा भी मालूम है, बीटा भी मालूम है, गामा भी मालूम है। तो अब C के लिए तुम्हारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तुम जो भी फॉर्मूला यूज़ करो। और साथ साथ तुम्हारे लिए एक और चॉइस आ गई है, कोसाइन लॉ पे गौर करो, C के फॉर्मूला भी आ गया है। वो बच्चे ने कहा स्टार्ट तो हमने साइन लॉ से किया था, कोई ऐसा नहीं है, उसने कहा सॉल्व द ट्रायंगल, उसने ये नहीं कहा सॉल्व द ट्रायंगल बाय साइन लॉ, उसने ये नहीं कहा सॉल्व द ट्रायंगल बाय जो है कोसाइन लॉ। तो
आधा सवाल तुम साइन लॉ से कर सकते हो, आधा सवाल जो है कोसाइन लॉ, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो बहरहाल मैं इसको साइन लॉ से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड साइन लॉ से कंटिन्यू करते हैं। ये फॉर्मूला साइन लॉ में हमें क्या लिखना था, ए अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। याद रहे हम सी फाइंड करने जा रहे हैं। जस्ट डेटा में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, सी तो मुझे फाइंड करना है एंड ठीक है, तो सी विल बी इक्वल्स टू अब इस स्टेप पे दो जगह साइन की वैल्यू निकालेंगे हम, वो निकाल के डेसिमल में पुट करेंगे। तो ये स्टेपिंग वो मांगता है, हालांकि मेरे हिसाब से कैलकुलेटर मौजूद है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ दकियानुसी सोच है तो हमें उसको फॉलो करना है। ये स्टेप वो मांगता है कि करके दिखाइए, और देन अब कैलकुलेटर हमने परफॉर्म किया और ये आपका जवाब सी की लेंथ आ गई। याद रहे सी का यूनिट सेंटीमीटर था, और ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है जो वर्डिंग में मैं जवाब दूँ। हमारे पास जो है सॉल्व कहा था, हमने उसको जवाब दे दिया। तो क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारे डेटा से साइन लॉ लगेगा कि कोसाइन लॉ लगेगा। एंड जो हम कुछ अननोन निकालते जाते हैं तो डेटा सॉफ्ट होता जाता है, फिर साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ लग सकता है। तो मैं एक आदत आखिरी बताई थी कि अगर मोर देन वन आइटम हो तो बेहतर है रिजल्ट की फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ हमने रिजल्ट की फॉर्म में लिख दिया गया। तो सवाल ज़रा लंबे होते जा रहे हैं, कैलकुलेटर का यूज ज़्यादा होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो साइड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम यहाँ देखो डेटा उसने क्या दिया है। डेटा में उसने 3 साइड्स ट्रायंगल की दी हैं, डेटा के अंदर उसने 3 साइड ट्रायंगल की दी हैं एंड डेटा के अंदर उसने कोई भी एंगल नहीं दिया। तो गिवन पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या दिया जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा सदाफ, नजर डालिए। अब देखो न, तीनों एंगल मुझे नहीं पता है। अब यहाँ पे मैं अपने फॉर्मूलों को रिकॉल करूँगा कि मेरे पास क्या सिचुएशन है। पहले मैं साइन लॉ में चेक करूँगा कि अगर मुझे 3 एंगल फाइंड कर रहे हैं तो साइन लॉ क्या है। साइन लॉ की पहली फॉर्मेट है ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। 2 एंगल नहीं मालूम हो तो नहीं लग सकता, एंड यही चीज़ पूरे तमाम साइन लॉ पे मालूम वैलिड हो गई कि अगर 2 एंगल नहीं मालूम है, दोनों एंगल नहीं मालूम है तो साइन लॉ लग ही नहीं सकता, या तो तीनों एंगल नहीं मालूम। तो सवाल सीधा सीधा चला गया कोसाइन लॉ पे। कोसाइन लॉ को रिकॉल करो। कोसाइन लॉ कहता है कि अगर 3 एंगल हमें जो है मालूम करने हैं और साइडें मालूम हो, नीचे वाले फॉर्मूले कॉस अल्फा मालूम हो सकता है अगर साइडें मालूम हो, कॉस बीटा निकल सकता है अगर साइडें मालूम हो, गैमा निकल सकता है अगर साइडें मुझे मालूम हो। तो इसका मतलब है यहाँ तो मैंने 2 एग्जाम्पल अलग अलग लिए हैं। यहाँ पे कोसाइन लॉ से सवाल स्टार्ट नहीं हो सकता और पिछले वाले सवाल में साइन लॉ के बगैर सवाल स्टार्ट नहीं हो सकता था। तो स्टार्ट में एक मेथड आता अमूमन। चलते हैं, और डेटा तो हम बना चुके हैं फाइंड के लिए। अब जो है कोसाइन लॉ का फॉर्मूला लिखते हैं। अल्फा पहले फाइंड शायद कर रहे हैं।
फॉर्मूले याद करना है। मैं तो मैथमेटिक्स में हमेशा कहता हूँ कि भाई फॉर्मूले याद करना है, एंड फॉर्मूले याद करने के लिए आपको ठीक ठाक टाइम देना पड़ेगा। कैलकुलेशन फिर इसमें भी लंबी है। cos of alpha will be equals to 10.01 का स्क्वायर प्लस 9.3 का स्क्वायर एंड 8.8 का स्क्वायर। कहने में आसान है, करने में लंबा है। देन डिनोमिनेटर की तीनों टर्म को प्रोडक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, फिर डिवाइड करेंगे। यहाँ हमने क्या किया, न्यूमरेटर की तीनों टर्म को, ऊपर वाली तीनों टर्म को ऐड किया। ऊपर वाली दो नेगेटिव, एक दो पॉजिटिव थी और नेगेटिव ऐड हुआ और डिवाइड में ये आ गया। एंड कॉस ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू डेसिमल में वैल्यू आ गई। एंड यहाँ इनवर्स एंगल फाइंड करना है। और अल्फा विल बी, वही काम करेंगे कैलकुलेटर पे, शिफ्ट ऑफ कॉस इनवर्स निकल के आ जाएगा। 4 डिजिट तक डेसिमल में लिखें। एंड ये एंगल जो है डिग्री में आ गया। अगर डिग्री मिनट सेकंड में भी देना है तो डीएमएस का बटन दबा देना है, तुम्हें जस्ट एंड ऑटोमेटिक डिग्री मिनट सेकंड आ जाएंगे। अब ये डिग्री मिनट सेकंड में जो कन्वर्ट करने का मैंने यहाँ तरीका बता रहा हूँ, प्लीज़ हमारे जो है 9वें चैप्टर में 9.1 में यूज़ ना कर देना। वहाँ चेंज करने का एक जो तरीका लंबा था वहाँ वही वैलिड है। तो पहला मिसिंग एलिमेंट निकला है, एक एंगल फाइंड हो गया। अब हमारे पास दूसरा मिसिंग एलिमेंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, cos बीटा इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ए की, बी की और सी की स्क्वायर की फॉर्म में। Cos of b upon cos of beta will be equals to, स्क्वायर को ओपन कर दिया न्यूमरेटर के तीनों को। कैलकुलेटर का इन्वॉल्व बहुत है। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कि क्लास की ड्यूरेशन बहुत लंबी ना हो, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं इस क्लास को लेता तो वही मसला हो जाता है। कैलकुलेशन पूरी लाइव दिखाने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट पे जाके रुकता। एंड कॉस ऑफ बीटा कितना निकल आएगा, ठीक, cos बीटा इज इक्वल्स टू, इनवर्स ले लिया गया। ये डिग्री के अंदर पहले आती है, तो डिग्री मिनट सेकंड में डायरेक्ट नहीं आती है, और डिग्री में आप छोड़ दें, कोई आपसे कुछ नहीं मसला करेगा। एंड तीसरा एंगल बाकी है हमारे पास। तीसरे एंगल के लिए कभी फॉर्मूला नहीं लगाना, वो ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला यूज़ करना। कौन सा फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 1। तो तीसरे एंगल के लिए हमें कभी फॉर्मूला नहीं लगाना। बच्चे ने कहा लगा दो, बेटा टाइम बहुत है तुम्हारे पास, बिल्कुल कर लो, अच्छा खासा बड़ा सवाल है, एग्जाम में कम टाइम में हमें करना है। ठीक है, और गामा विल बी इक्वल्स टू, और डीएमएस में क्या करेंगे, अब रिजल्ट लिखने हैं। रिजल्ट में हमने तीनों एंगल लिखने हैं, अल्फा भी लिखना है एंड गैमा। अल्फा है 53 डिग्री,
45 मिनट 53 सेकेंड्स एंड बीटा मेरे पास जो आया हुआ है वो एंड गैमा इज इक्वल्स टू ठीक है। मैं चाहूँगा फर्स्ट पेज पूरा मुझे डिस्प्ले पे लिया। अब यहाँ पे मैं चीज़ थोड़ा सा ऊपर कर लो पेज को, ओके बस सही है। अब मैं यहाँ पे देख रहा था, तुमसे शेयर जो करना चाह रहा हूँ, तुमने पहला एंगल तो निकाल लिया था। क्या एंगल निकाल लिया था? अल्फा निकाल लिया था। अल्फा के बाद हम कोसाइन लॉ में कंटिन्यू रहे। अगर हम कोसाइन लॉ में कंटिन्यू नहीं रहते और हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लिखो कोसाइन, क्योंकि मुझे अल्फा पता चल गया, मैंने लिखना शुरू किया कॉस अल्फा सॉरी साइन अल्फा अपॉन ए, ये हमने अल्फा निकाल लिया, बीटा निकालना है बी। अब तुम जरा गौर करो, इस जगह पे जो हम पहला एंगल निकाल चुके हैं, अल्फा पे टिक कर दो, अल्फा मिला हुआ है, ए पे टिक कर दो, मालूम है ये भी हो सकता था। वही वाली बात कर रहा हूँ कि दो लॉस की मदद से भी सवाल सॉल्व हो जाता है। आज तक कभी एग्जाम में नहीं आता कि फला लॉ की मदद से सॉल्व करें। हाँ आ जाता तो फिर पाबंदी रहेगी, लेकिन जब नहीं आ रहा तो मैं सिर्फ तुम्हें ये गाइड कर रहा हूँ। बीच में तुम्हें एक डेटा भी मिला था, तुम आराम से साइन लॉ की जब भी स्विंग कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, आज का आखिरी होगा। सदाफ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। एंड वर्ड प्रॉब्लम मालूम है एक बड़ी आसान बात है। अगर उसने तीन चीज़ें पूछी हैं तो तीन चीज़ें निकालेंगे, और अगर उसने एक चीज़ पूछी, हमेशा तीन अननोन होती हैं, तीन चीज़ें गिवन होती हैं, लेकिन जितनी चीज़ें उसने पूछी हैं वो चीज़ें हमें निकालनी है। वर्ड प्रॉब्लम में एक ट्राइंगल बनाना है जो कि नॉन राइट ट्राइंगल हो, क्योंकि हम 12.2 में राइट ट्राइंगल को डील नहीं कर रहे। एंड सवाल पढ़ते जाओ, मैंने अभी सिर्फ ट्राइंगल बनाया, ABC नाम दिया। अब सवाल पढ़ते हैं और डेटा को लगाते जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द टाउन इज दिस। अब इसमें ए पॉइंट को विलेज कह देते हैं, ए पॉइंट को अच्छा टाउन कह देते हैं, ठीक है। और अपने सी पॉइंट को हमने क्या कह दिया, विलेज कह दिया। और बी पॉइंट क्या, लेक है। अब देखना क्या की चीज़ें हो गई हैं। हमारे किसका फासला दिया हुआ उसने फासला दिया टाउन से लेके किसका, विलेज का फासला। अच्छा, और देन उसके बाद क्या दिया हुआ उसने फासला, यहाँ से जो दिया हुआ था उसको साइड में लिख दो वर्डिंग के अंदर, मतलब फिगर में भी दिखा दो और वर्डिंग में भी लिख दो। अब वो ये लेबल कर लो फिगर को, एंड जितने स्ट्रॉन्ग फिगर बनाओगे इतनी आसानी से सवाल समझ में आएगा। और क्या पूछा है उसने, पूछा है जनाब के फासला किसके दरमियान, लेक और विलेज के दरमियान। ये एंगल दिया हुआ उसने, कितना दिया हुआ ये एंगल 73 डिग्री दिया हुआ है। अब सर इसको डेटा की फॉर्म में लिख लें, वो चीज़ बता दें कि कौन चीज़ क्या है, ठीक है। बी मालूम करना है, हाँ बी क्या है इसकी वजाहत कर दो, बहुत अच्छी बात है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन लेक एंड द विलेज। ये कौन सा डिस्टेंस है बिटवीन द टाउन एंड द विलेज, मतलब हर चीज की वजाहत कर रहे हैं हम। और स्टैंडर्ड लेंथ लग रहे हैं ABC, स्टैंडर्ड एंगल अल्फा बीटा गामा, किलोमीटर डिस्टेंस है ये बिटवीन टाउन एंड लेक। अब यहाँ पे हमने एक मिनट कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, इसमें उसने नहीं कहा कोसाइन लॉ करना है, साइन लॉ करना है। अब डेटा देखो और डेटा देखने के बाद अपने फॉर्मूलों को देखो कि इन फॉर्मूलों में से कौन फिट आता है। इन फॉर्मूलों में मैंने इसीलिए फॉर्मूले सारे एक तरफ लिख दिए, तुम्हें एहसास दे रहा हूँ, फॉर्मूले लिख के रखो एक जगह पे,
तो इसमें हमें डेटा में क्या दिया हुआ है, अगर तुम गौर करना, हमें 2 लेंथ दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है। 2 लेंथ और एक एंगल के साथ हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ में कहते हैं कि तीसरी लेंथ निकालने के लिए हमें 2 लेंथ मालूम होनी चाहिए और दरमियानी एंगल, तो यहाँ दरमियानी एंगल 75 डिग्री का है। तो कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, लिख देते हैं कॉस। काफ़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन है बेटा, मैं इसीलिए बहुत तेज़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि टालूँ, सब कुछ करूँ, सारी वर्किंग भी आपको हिसाब कर रहे हैं, लेकिन टाइम को ताकि हम सिमेट सकें आज की क्लास में। ये स्क्वायर हो जाएगा पहली वैल्यू का, और इन 3 की प्रोडक्ट और cos 73 की वैल्यू डेसिमल में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से। फर्स्ट 2 को मैंने ऐड कर लिया, लास्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, और जो है देन ये सब्ट्रैक्ट हो गई। किलोमीटर। और वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्डिंग में भी जवाब दे दें। डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द टाउन एंड लेक इज दिस मच किलोमीटर। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है, तुमने देखा स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? ए लेंथ है, ये तीनों ABC लेंथ है, एंड लेंथ के साथ मॉड नहीं लगता। लेंथ जो है नेगेटिव वैल्यू में कभी नहीं आता, लेंथ अपनी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आता है। तो इसलिए इनके साथ मैंने क्या किया है कि जनाब कोई जो है मॉड वगैरह यूज़ नहीं किया है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, हम तुम लोग देखते हो क्या होता है जब हमारी क्लास ख़त्म होती है और फिर हम नेक्स्ट डे पहले होमवर्क पे डिस्कशन करते हैं, तो सवाल बच्चे से नहीं हो रहा होता तो वो पहले ही से मुझे व्हाट्सएप पे सवाल भेजने लगता है, बेटा तुम सवाल वक्त से पहले भेजोगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी उसका जवाब नहीं देंगे। खुदा न करे आपसे क्वेश्चन 5 नहीं हो रहा है एक्सरसाइज का, तो आपने उठा के क्वेश्चन 5 मुझसे पूछना शुरू कर दिया। वेट करना आपको, अब नेक्स्ट मीटिंग के बाद जब नेक्स्ट मीटिंग हो जाएगी और आपका जवाब ना मिले तो फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे। चीज़ें आप भूलिएगा नहीं, जो हमारा प्रोसीजर है हम वही काम करते रहेंगे। इस एक्सरसाइज यानी 12.2 के अंदर कुछ करेक्शंस भी हैं, मैं भी थोड़ी देर में व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपको क्लास वर्क होमवर्क भेज रहा हूँ, और वो 4 सवाल में करेक्शंस हैं, उन 4 सवाल के लिए वो करेक्शन भी आपको भेज रहा हूँ। तो ओके, यहीं पे मैं क्लास एंड करना चाह रहा हूँ। थैंक यू।